हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। आई नीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आकर के सेशन को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते आपको एक ही काम करना है, सेशन को शेयर और लाइक करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना है कि मैडम इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो बच्चे, किनशिप क्या होता है, कास्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, राइट। तो किनशिप का मतलब होता है फैमिलीज, राइट। क्लास क्या होती है, उसकी कैटेगरीज, और इसका मतलब है क्लास का मतलब, कास्ट का मतलब उसकी जातिज। ठीक है, तो हम पूरे इस चैप्टर में किनशिप, फैमिलीज के बारे में कि किस टाइप की फैमिलीज होती थी, कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया था। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो टेक्सुअल ट्रेडिशन होते हैं बच्चे, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो बच्चे देखो, बिना, जब तक हमारे पास कोई रिटन कंटेंट नहीं होता ना, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। क्लियर है? जब हमारे पास कोई रिटर्न में चीज होती है तो वो ज्यादा विश्वसनीय होती है, हम उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, भरोसा ज्यादा करते हैं। किसी ने मुंह से बोल दिया, उस पर वो कम रिलाई किया जाता है ना। वो किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाएगा जितना कि रिटर्न कंटेंट को किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम किसकी। तो जैसे कि आपको पीछे ये सीन दिखाई दे रहा होगा, तो इस सीन को याद, जैसे आप इसको देखा होगा तो आपने एक ही चीज दिमाग में घूम रही होगी कि मैडम ये तो गीता वाला जो है वो सीन है, महाभारत वाला सीन है। बिल्कुल सही समझा आपने। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, कौन सा उपदेश दे रहे थे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको भी वही काम करना है कि आपको कर्म करते रहना है, आपको पढ़ाई करते रहनी है और आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। रिजल्ट देना, फल देना उनका काम है, भगवान का काम है। भगवान कहता है कि बच्चों तुम मेहनत करो, रिजल्ट देना मेरा काम है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ओके, तो बच्चों पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उससे हम इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देखो बच्चे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन हो गया था, जब वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तो कहीं ना कहीं से तो दोबारा शुरुआत होगी ना। तो वो शुरुआत कैसे हुई और ये जो डिक्लाइनेशन के बाद से और नई शुरुआत के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या हुआ होगा? क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो बच्चे, इस टाइम पीरियड में जो ये बीच में गैप आया ना, तो उस गैप में यानी कि 1500 ईयर्स का जो गैप आया, तो इस गैप में क्या किया गया? इस गैप में हमारे वेदास को कंपोज किया गया, वेदों को लिखा गया, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अर्ली वैदिक काल और एक लेटर वैदिक काल। ठीक है, तो अर्ली वैदिक काल में EARLY, अर्ली वैदिक पीरियड, और ये आ जाएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो इन वैदिक पीरियड में क्या किया गया है बच्चे? हमारे वेद पुराणों को लिखा गया, उसमें श्लोकों को मेंशन किया गया, किस वेद में क्या लिखा गया, ये सारी चीजें इस दौरान हो गई थी। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर की जो बिगनिंग है वो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। अब ये जो लिखा हुआ कंटेंट है बच्चे, ये हमारे कितने काम आता है? हम इस तरीके से, हम इसको जो है पूरी तरीके से एक क्या लेकर चलते हैं कि जो लिखा हुआ जो भी कंटेंट होता है, रिटन कंटेंट जो भी होता है, वो हमारे कितने काम आता है। तो जब ये इस तरह की बुक्स लिखी गई थी, वेदों को लिखा गया, पुराणों को लिखा गया, उपनिषद को लिखा गया, या वटेवर जो भी बुक थी, महाभारत लिखी गई एपिक, तो जो भी कुछ लिखा गया उससे हमें उसके पास्ट के, उस टाइम के बारे में पता चलता है। हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। उस टाइम तो थे नहीं, लेकिन उसकी जानकारी हमें कैसे मिली? हमें मिलती है वो टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, मतलब रिटन कंटेंट से। ठीक है, तो ये रिटन कंटेंट कब, कैसे, क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। Historian often use textual tradition to understand the changes in economic and the political life process. बच्चे देखो, जब लिखा हुआ होगा तभी तो उसको डिस्क्राइब किया जाएगा ना। अब हमारे पास बुक होती है, तो बुक में जो भी रिटन कंटेंट होता है हम उसको पढ़ते हैं, वो दिमाग में जाता है, उसको हम समझते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में हम उसको अपने आंसर्स के दौरान लिखते हैं। तो ऐसे हमारे हिस्टोरियन को ये जो रिटन कंटेंट्स मिले, जो ये रिटन ट्रेडिशंस मिले, यहीं से पढ़ करके उन्होंने हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। क्लियर है? ओके, तो महाभारत इज अ कॉलेजियल, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है महाभारत। ठीक है, सो महाभारत इज अ कॉलेजियल एपिक कंसिस्ट ओवर द 10,000। इस महाभारत में 10,000 नहीं, 1 लाख। तो इस महाभारत में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा श्लोकों को मेंशन किया गया है।
जब इसको रियल में जब लिखा गया था ना, जब फर्स्ट टाइम इसको लिखा गया था, तब इसमें कितने श्लोक थे? तब इसमें 80,000 थे। कितने थे बच्चे? 80,000 थे जब इसको स्टार्टिंग में लिखा गया था। फिर धीरे धीरे इसमें ऐड करते चले गए और इसको अब हम कह सकते हैं कि मोर देन 1 लाख हाइम्स जो है, श्लोक जो है इसमें मेंशन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि कितने हाइम्स है इसमें, तो मोर देन 1 लाख कर देना, 1 लाख आएगा तो भी टिक कर देना, इसको गलत नहीं होगा। ठीक है, इट वॉज कंपोज, अभी महाभारत को कब कंपोज किया गया? तो करीब करीब पीरियड ऑफ द अबाउट 1000 ईयर्स। ठीक है, तो आज से करीब हजारों साल पहले इसको लिखा गया था। हम कह सकते हैं इसको 500 BC ऑनवर्ड से इसको लिखना स्टार्ट किया गया था। पहले BC उल्टा चलता था ना, ठीक है, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 0 से 1 2 3 इस तरह से चलेगा। तो इसको 500 BC ऑनवर्ड्स लिखे जाना स्टार्ट कर दिया था। एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन मे हैव बीन सर्कुलेटेड इवन द अर्लियर, और इसमें जितनी भी स्टोरीज, जितने भी हमें कथाएं, कहानी जो भी लिखी गई हैं, वो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? किनशिप एंड द मैरिजेस। अब इसमें ना काफी सारे मतलब शादियों के, मैरिजेस के बारे में बताया गया है। टोटल 8 मैरिजेस के इसमें बारे में बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति जो भी उनकी बुक थी, तो उसके अकॉर्डिंग 8 टाइप की मैरिजेस होती हैं, 8 टाइप की मैरिजेस होती हैं। ठीक है, तो 4 को गुड कंसिडर किया गया है, 4 को बैड कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये क्या होता है? किनशिप एंड द मैरिजेस। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट एंड द लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल। द टर्म किनफोक इज यूज्ड टू दीज। अब ये किनफोक क्या होता है बच्चे? किनफोक होता है ग्रुप ऑफ फैमिली। क्या होता है बच्चे? किनफोक होता है ग्रुप ऑफ फैमिली। अब ये ग्रुप ऑफ फैमिली किस तरह से नेटवर्क बनाती है, और उसी नेटवर्क से ये पूरी दुनिया चलती है, ये पूरी दुनिया बनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरे रिलेटिव रहते हैं, ठीक है, तो मेरे रिलेटिव कहीं कहीं और भी रह रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेटवर्क है कि एक फैमिली, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फैमिली रह रही है, एक फैमिली यहाँ रह रही है, एक फैमिली यहाँ रह रही है, एक फैमिली, अब इनका नेटवर्क जो है वो कहीं कहीं जाएगा, इनका नेटवर्क कहीं कहीं जाएगा। इस तरह से ना सिर्फ एक पर्टिकुलर, मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, बल्कि ऐसे तुम लोगों की फैमिली होगी, तुम लोगों के रिलेटिव्स होंगे। तो इसी तरह का नेटवर्क जो है वो दुनिया को बनाता है, और यही क्या होती है? यही ग्रुप ऑफ फैमिली जो है वो किनफोक कहलाती है। ठीक है, किनशिप कहलाती है। तो फैमिली टाइज ऑफन रिगार्डेड एज द नेचुरल एंड द बेसिस ऑन द ब्लड। अब ये जो फैमिलीज के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली के मेंबर जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उनके बीच में ना एक खून का रिश्ता होता है, एक ब्लड रिलेशन होता है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक दादाजी की 2-3 बेटे हैं, ठीक है, और उनके भी बच्चे हैं, तो वो उनके कज़न, जो आपस में जो बच्चे होंगे वो उनके कज़न कहलाएंगे। आपस में एक दूसरे को कज़न बोलेंगे कि मेरे कज़न है, ये वो मेरे कज़न है। तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि है तो एक ही फैमिली के, लेकिन उनके अंदर ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता। दैट मीन्स कि वो सिबलिंग नहीं माने जाएंगे, जबकि कुछ हिस्टोरियन इसको मानते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं, कि आपके मम्मी पापा दोनों के एक ही हैं, आप भाई हो, एक बहन है आपकी, और कोई भी होंगे, तो उनके मम्मी पापा सेम हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो सिबलिंग कहलाएंगे, वो रियल ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे। अब जो आपके कज़न हैं, तो वो आपके सिबलिंग नहीं कहलाएंगे, मतलब आपका उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो किसी दूसरी फैमिली के, आप किसी दूसरी फैमिली को। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इसको सही मानते हैं, कुछ इसको गलत मानते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस सम सोसाइटी रिगार्डेड कजन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशन, कि कजन का भी ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं होता। अब यही बात किसमें बताई गई है? यही बात हम आगे चलकर वो जो हमारी कौरव और पांडव की आएगी उसमें बताया गया है कि है तो वो एक ही फैमिली के है ना, कुरु फैमिली के हैं, तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो ब्लड रिलेशन है। लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, वो दोनों अलग अलग हैं, वो जो दोनों जो है वो अलग अलग भाइयों की संतान है, तो उनके फैमिली रिलेशन, मतलब उनके ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है। आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब ये पैट्रिलिनी क्या होता है, मैट्रिलिनी क्या होता है? पैट्रिलिनी का मतलब होता है पी से पैट्रिलिनी, पी से पापा, मतलब हेड ऑफ द फैमिली कौन हो जाएंगे इसमें? फादर। ठीक है, और ये जो पैट्रिलिनी सिस्टम है, इसका मतलब ये होता है कि महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट चेंजिंग किनशिप रिलेशन। तो ये जो महाभारत की स्टोरी है ना बच्चे, ये क्या है? चेंजेस किनशिप रिलेशन, मतलब कि फैमिली के रिलेशन में किस तरह से चेंजेस होते हैं, महाभारत में वो दिखाया गया है। पहले एक थे,
ठीक है। फिर वो धीरे धीरे जब वो बड़े होते चले गए, आपस में जब वो बचपन में थे तो एक साथ ही खेलते थे, एक साथ ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, गुरुकुल में गए थे एक साथ ही, तो सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर जो है समझ आती है और फिर उनको उनके एक के तो कौरवों के जो मामा शकुनी थे उन्होंने उनको जो है वो धीरे धीरे एक अलग रास्ते पर ले जाना स्टार्ट कर दिया, इधर वो अलग रास्ते पर चलने लगे। तो ये जो चेंजेस है यही महाभारत की स्टोरी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द कजन। ठीक है, तो इसमें दो कजन्स ग्रुप के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कौरव एंड पांडव। दे बिलोंग टू सिंगल फैमिली, वो कि हालांकि वो एक सिंगल फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका नाम था कुरु। ठीक है, तो वो कुरु फैमिली से बिलोंग करते थे। द स्टोरी ऑफ महाभारत, तो इस महाभारत में ये जो पैतृणी वर्ड आया ना, आइडिया ऑफ द पैतृणी वाज वेरी वैल्यूएबल। मतलब कि अगर किसी के फादर किंग है, राजा है, तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यहां पर कंडीशन देखो दो थी। वो कंडीशन क्या थी कि देखो पांडु, जो पांडुओं के फादर थे जिसका नाम पांडु था, तो उनकी डेथ जल्दी हो गई थी और उस टाइम में युधिष्ठिर वगैरह सब छोटे छोटे थे, वो रूल नहीं कर सकते थे। तो उस सिचुएशन में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। ठीक है, अब एक तरफ तो अगर युधिष्ठिर बड़े होते तो उनको राजा बनाया जाता, तो होल्ड पर रखा कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी जगह पर ये धृतराष्ट्र जो है वो रूल करेंगे, मतलब राजा बनेंगे। ये कंडीशन एक थी कि युधिष्ठिर जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे उसको गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो वो राजा बन जाएगा। अब युधिष्ठिर के राजा होने के नाते अब यहां पर दुर्योधन क्लेम करता है कि मेरे पापा अगर किंग है तो मुझे यहां का राजा होना चाहिए। लड़ाई यहां पर थी, सारी लड़ाई किसकी थी? इस थ्रोन की थी, इस सिंहासन की थी, इस पोस्ट की थी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सेंट्रल ऑफ द स्टोरी महाभारत रेनफोर्स द आइडिया ऑफ द पैतृणी वाज वैल्यूएबल। ठीक है, यही तो चलता है ना कि फादर के बाद उसका बेटा ही उसका कार्यभार संभालेगा। अंडर द पैतृणी सन कुड केम। अब इस पैतृणी के अकॉर्डिंग ओनली सन जो होता था, मतलब बेटे ही जो होते थे, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते थे, ना कि बेटी। बात किसकी बताई गई है? महाभारत की। उस टाइम में ये रूल था कि पूरी सोसाइटी में ये जो पैट्रिलिनी का आइडिया था ये फॉलो होता था। ठीक है, कि हेड ऑफ द फैमिली जो होगा वो मेल होगा और सन जो है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, ना कि डॉटर। ठीक है, चलिए अब ये बात जो थी, पैतृनी इज एविडेंट मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदास। ऋग्वेदा सबसे पुराना टेक्स्ट है, सबसे पहले जो लिखा गया था और सबसे पुराना टेक्स्ट वो जो है वेद जो है वो ऋग्वेद है बच्चे। ठीक है, इसमें हवन यज्ञ कैसे किया जाता है, कैसे क्या धर्म के अकॉर्डिंग सब किए जाएंगे, तो वो सारा ऋग्वेद में श्लोक मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो श्लोक मेंशन किए गए हैं, तो इसी पैतृनी का आइडिया जो है वो ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया और वेद तो सभी मानते हैं उनको। ठीक है, तो उनकी बातों को सच माना गया और यही जो है ये जो रिचुअल्स हैं ये फॉलो किए जाते थे उस टाइम में। तो किनशिप एंड द मैरिज, मेनी रूल्स एंड द वेराइट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सन वर इंपॉर्टेंट द। अब ये जो आर्यंस आए थे बच्चे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद जो आर्यंस हमारे मतलब उसको रिप्लेस किया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी, तो बाद में ये आर्यंस आने स्टार्ट हो गए थे। फिर आर्यंस ने जहां पर बसना वसना स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एक राज्य क्रिएट कर लिया। पहले छोटा था, फिर एक राज्य को अटैक करके दूसरे राजा क्या करते थे, अटैक करके अपना लैंड एक्सपेंशन करते थे। तो इस तरीके से देखा कि वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, उनका लैंड एक्सपेंशन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब बात यहां पर आ रही है कि सन वर इंपॉर्टेंट इन द कंट्री। तो ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, सेक्रीफाइसेस मतलब ये जो एक तो हो गया कि बलिदान वगैरह, एक होता है जो हवन वगैरह करवाए जाते थे। आर्यन लोग इनमें बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और खास करके पुत्र की कामना के लिए वो बड़े बड़े यज्ञ भी करवाते थे। ठीक है, तो सन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, सन वर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पैतृ लाइनेज, कि आगे उनके फादर का वंश, उनका जो वंश चलाने वाला है वो होना चाहिए। तो पुत्र की कामना के लिए वो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया था तो उनके फिर वो 4 बेटे हुए थे, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, है ना, उनकी 3 रानियां थी। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि खैर ये तो रामायण की है, तो इससे अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी आपको सही लगे। सो डॉटर हैड नो क्लेम, तो यहाँ पर जो बेटी होती थी उनको क्लेम करने का राइट नहीं होता था, कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती थी। ऐसा सिस्टम था ही नहीं कि बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटी ससुराल चली जाएगी तो उसका कोई राइट नहीं अपने फादर की प्रॉपर्टी का, वो तो पराया धन है,
उसको उसको प्रॉपर्टी लेने का क्या फ़ायदा और प्रॉपर्टी देने का क्या फ़ायदा, तो उसको बिल्कुल ही साइड कर दिया जाता था। ठीक है, द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सोगेमी, लिटरली मैरिज द आउटसाइड। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि डॉटर हैड नो क्लेम द रिसोर्सेज द हाउस होल्ड मैरिंग दैम इनटू फैमिली आउटसाइड इन द किन वाज कंसिडर द डिजायरेबल। देखो ये जो आउटसाइड यानी कि जो कास्ट से बाहर जो शादी होती है, डिजायरेबल शादियां होती है, उनको हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है वो गलत माना गया है, बुरा माना गया है। जैसे आज के टाइम में जो लव मैरिज होती है ना, तो उसको शास्त्रों के अकॉर्डिंग बुरा माना गया है। जो अरेंज मैरिज होती है उसको अच्छा माना गया है। ठीक है, तो जो कास्ट से बाहर शादी होती है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोगेमी। गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंग टू द हाई स्टेटस। जो गर्ल्स, जो विमेन्स जो हाई स्टेटस यानी कि रॉयल फैमिली से, जो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनको पूरा राइट होता था अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का। इसके लिए वो स्वयंवर्स वगैरह जो है वो रखते थे। ठीक है, तो स्वयंवर में जो उसको अच्छा लगा उसके गले में वरमाला डाल दी जाती थी। या फिर ऐसा होता था कि राजा, उसके पिता खुद जो है कोई टास्क रखते थे, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क रखते थे, तो जो उस टास्क को कंप्लीट कर लेता था तो उसके साथ उसकी शादी हो जाती थी। और यही बात आपने एक एग्जाम्पल देकर मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि अर्जुन ने चलती हुई मछली को नीचे देखना था और चलती हुई मछली को, फिश को, उसकी आंख के अंदर जो है वो तीर मारना था, और उसने वो टास्क कंप्लीट कर दिया। द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो जाती है। ठीक है, सो गर्ल्स एंड वुमेन्स वर बिलोंग टू। ये बात और है कि बाद में फिर वो जो द्रौपदी थी वो पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में लीगली जो थी वो अर्जुन की पत्नी थी। ये तो मतलब ऐसा हुआ, गलती से हुआ कि गलती से मिस्टेक हो गई उनकी मदर से, कि मदर ने सोचा कि रोज की तरह वो लोग भिक्षा मांग कर लाए होंगे, तो उनकी मदर ने अंदर से ही बिना देखे बोल दिया कि तुम आपस में पांचों बांट लो। उनको ये नहीं पता था कि वो शादी करके लेकर आए हैं। तो अपनी मम्मी की कमिटमेंट जो है वो उनको झूठी ना हो जाए, उनकी कमिटमेंट जो है वो सही रहे और वो उनकी कमिटमेंट को पूरा करके दिखाएंगे, इसीलिए वो पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई थी। ठीक है, क्लियर? ओके, सो फ्रॉम द 500 BC द नॉर्म्स वर कंपाइल्ड द संस्कृत टेक्स्ट नोन एज। अब हुआ क्या था कि 500 BCE की 500 ईसा पूर्व ये जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं बच्चे? नियम होते हैं। ठीक है, सो ये जो नियम होते थे कि किस तरह से सोसाइटी में क्या क्या नियम होने चाहिए, इसके लिए ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र लिखा, जिसमें सारे तो धर्म के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशंस नियम बनाए जाएंगे वो इसमें लिखे गए, और इसी के अकॉर्डिंग सारी सोसाइटी को फॉलो करना होता था। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच वर्क द मनुस्मृति कंपाइल्ड। अब मनुस्मृति को कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था 200 BCE से 200 CE के बीच में। अब आपको ये याद रखना है कि धर्मसूत्र को कब लिखा गया, मनुस्मृति को कब लिखा गया, वेदों को कब लिखा गया, ऋग्वेद को। तो ये आपको तीनों चीजें याद हो गई। फिर से एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। धर्मसूत्र को लिखा गया था फ्रॉम 500 BC। ठीक है, इसको कंपोज किया गया था। मनुस्मृति को लिखा गया था 200 BC से और 200 CE के बीच में इसको कंपोज किया गया था मनुस्मृति को, जिसमें भी रूल रेगुलेशंस नियम्स बताए गए थे। ठीक है, ओके, तो अब आता है क्या? किनशिप एंड द मैरिज, मेनी रूल्स एंड द वेराइड प्रैक्टिस, गोत्र एंड द वुमेन। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, वो ये पूछा जाएगा कि कितनी टाइप्स के मतलब वो होते थे, रूल्स बने होते थे गोत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीजों के बारे में बताया गया है। एक तो ये कि जब भी लड़का लड़की की शादी होगी, अगर उनके गोत्र मैच हो गए, ठीक है, गोत्र मैच हो गए, तो वो लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, वो आपस में वो भाई बहन बन जाते हैं। दैट मीन्स कि कभी उनके पूर्वज जो है वो सेम ही रहे होंगे, तो वो एक ही पूर्वज की संतान है, डिसेंडेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो है वो ब्रदर सिस्टर वाला है, जो कि शादी नहीं हो सकती है। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो शादी के दौरान लड़की को अपने फादर का जो गोत्र होता है उसको गिव अप करना होता है, उसको छोड़ देना होता है उसी टाइम में, और अपने हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करना होता है। क्लियर है? यही बताया गया है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड मैरिज, एंड द सेकंड दैट मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। एक ही सेम गोत्र के जो लड़का लड़की होंगे, ठीक है, वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर। मदर की क्या इंपॉर्टेंस होती थी उस टाइम में? मदर की इंपॉर्टेंस थी बच्चे, जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया होगा कि मदर जो थी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती थी। जैसे कौरव पांडव जो थे वो
खास करके पांडव जो थे, जैसे उनकी मदर ने बोल दिया कि तुम आपस में पांचों बांट लो, तो अपनी मदर की कमिटमेंट को वो लोग ना तो झूठा साबित होने देते थे और उसको स्टे भी रखना चाहते थे। मदर की ये इंपॉर्टेंस थी। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ये जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, ये जो रूलर होते थे ना, ये हमेशा अपने नाम से आगे, अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम लगाया करते थे। मैंने अभी क्या बताया, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी में बताया कि वो लोग क्या होते थे कि हमेशा अपनी मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। इससे ये पता चलता था कि मदर कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे, अगर बात आती थ्रोन की, अगर बात आती सिंहासन की, बात आती किसकी, पोस्ट की, तो फिर वहां पर वो पैट्रिलिनी वाला सिस्टम यूज करते थे, पैट्रिलिनी वाला सिस्टम फॉलो करते थे। मतलब कि राजा का बेटा राजा होगा, तो ये बात नहीं है, जो कैपेबल होगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो राजा का बेटा राजा होगा, तो ये जो पैट्रिलिनी सिस्टम है ये वो कहलाता है। सातवाहन रूलर वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मैथ्रीनिमिक्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम द, अच्छा, ये जो अपने नाम के आगे मदर का नाम लगाते थे ना, इसको कहा जाता था मैथ्रीनिमिक्स। और ये कौन से रूलर यूज करते थे, फॉलो करते थे, ये करते थे सातवाहन रूलर्स, ठीक है। हाउएवर द सक्सेशन थ्रोस जनरली द पैट्रिलिनियन, और जो ये थ्रोन का, सिंहासन का जो कंसेप्ट होता था, इसमें वो फादर वाला सिस्टम यूज करते थे, मतलब पैट्रिलिनी वाला। Within and beyond the framework of the caste, right occupation। अब यहाँ पर हम इस पिक्चर में देखो क्या दिखाया गया है कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रास में, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र कंटेन द रूल्स अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। तो उनको उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर ही उनको कैटेगराइज किया गया, ठीक है, उनको कैटेगराइज किया गया। ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मणों का काम कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूं आपको, ठीक है, BKVS, ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, मतलब इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना लोगे आप, तो उसमें क्या बताया गया है कि ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को स्टडी करना, वेदों को टीच करना। क्षत्रियों का काम होता था कि वॉर में, युद्धों में बिजी रहना, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस करना। वैश्यास का काम होता था कि वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, वैश्यों का काम होता था एग्रीकल्चर करना, ठीक है, ट्रेडिंग करना, इस तरीके का काम जो होता था वो वैश्यों का होता था। शूद्रास के लिए बोला गया था कि तुम्हारी जो ऊपर की 3 कैटेगरी है, तुम्हें इन्हीं की सेवाएं करनी है, तुम्हें इन्हीं को ही अपनी सर्विसेज देनी है, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम और कोई काम नहीं कर सकते हो। तो उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको डिवाइड किया गया 4 वर्णास में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नॉन क्षत्रियास किंग। अब देखो ये देख रहे हैं आप, ये कौन है, इतना बड़ा सा भाला किसका होगा, इतनी बड़ी सी तलवार किसकी होगी, इतने लंबे चौड़े भारी भरकम कर, यस एग्जैक्टली, तो ये कौन है, महाराणा प्रताप, ठीक है। अब देखो यहां पर बताया गया कि नॉन क्षत्रिय किंग कौन होते थे। ये जो धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि, क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखे थे, क्षत्रिय ही राजा होगा, ना तो ब्राह्मण होगा, ना वैश्य होगा, और शूद्र तो हो ही नहीं सकता है। तो धर्मशास्त्र और उसके धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग क्षत्रिय, ओनली क्षत्रिय विल बी किंग, ओनली क्षत्रिय फैमिलीज, अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, ठीक है, तो क्षत्रिय ही किंग हो सकते हैं, क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, जो बाय कास्ट, बाय वर्णा क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करेंगे, वही राजा बन सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकता। सो हाउएवर द सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग द लाइनेज एंड द डिफरेंट ओरिजिन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कि वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि हमारे हिस्टोरियन, हमारे ब्राह्मण जी कहते हैं कि वो जो है, देखो, क्षत्रिय बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो मौर्य डायनेस्टी थी वो लो ओरिजिन थी, मतलब कि नीची कास्ट की थी, ठीक है। शुंग कण्व इमीडिएट द सक्सेसर ऑफ द मौर्यस। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ये आते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं कौन, शुंग और कण्व, ठीक है, तो कण्व, ये दोनों डायनेस्टीज आती हैं, और ये बाय कास्ट जो थी वो ब्राह्मण थी, ये भी तो राजा बने ना। इन्होंने इस बात को झुठला दिया
कि यार कौन सी बुक में लिखा है कि क्षत्रिय ही किंग बन सकता है? हम करके दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे, हम ब्राह्मण है और हम राजा बन के दिखाएंगे। और इन्होंने ये किया। जो ब्राह्मण थे, जो ये कौन थे, शुंग थे, और जो कर्ण थे, ये बाय कास्ट ब्राह्मण थे और ये भी तो राजा बने ना। इस मिथ को ब्रेक कर दिया। अदर रूलर सच एज द शकास, अब ये शक रूलर्स आते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वर रिगार्डेड द मलेच्छास, इनको मलेच्छा बोला गया। किसने? अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनको मलेच्छा बोला गया। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के नहीं थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नहीं थे, ये आउटसाइडर थे, बाहर से आए हुए थे, इसीलिए इनको मलेच्छा कहा गया। ठीक है, ये जो मलेच्छा होते थे इनको मलेच्छा भी कहा जाता था, इनको बर्बेरियंस भी कहा जाता था, इनको आउटसाइडर भी कहा जाता था बाय द ब्राह्मणास। ब्राह्मण लोग इनको ये कहकर बुलाते थे। क्लियर? विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब देखो 4 तो वर्णास थे, ठीक है, 4 वर्णास थे, लेकिन इनकी भी तो बहुत सारी बच्चे सब जातीज होगी ना। अब मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की कोई कश्यप है, कोई वशिष्ठ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब इसकी भी बहुत सारी कास्ट होंगी, ब्राह्मणों की भी जातीज होंगी। मतलब ये तो एक अम्ब्रेला टर्म होगी ब्राह्मण, लेकिन इसकी ब्राह्मण में भी तो बहुत सारी जातीज दी होती है ना। क्लियर है? ऐसे क्षत्रियाज में, ऐसे वैश्याज में, ऐसे शूद्राज में। तो कुछ जाति ऐसी थी जो इन चारों वर्णों में फिट नहीं बैठती थी। जैसे कि बताया गया है कौन कौन सी जाति इन चारों वर्णों में फिट नहीं बैठती थी, तो वो हो गई पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। उनको क्या कहा जाता था? जो लोग जंगल में रहते थे उनको निषाद कहा जाता था। ठीक है, वो निषाद जाति के लोग जो थे वो इन चारों वर्णों में से किसी में फिट नहीं बैठते थे, उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, उनको अलग कर दिया गया। गोल्डस्मिथ, स्वर्णकार जिसको कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में सुनार कहते हैं, ठीक है, वर क्लासिफाइड एज द जाति बाय द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एज दे डिड नॉट इजिली फिट इनटू द 4-fold वर्णास। तो ये जो स्वर्णकार थे ये भी किसी जाति में फिट नहीं होते थे, इनको भी अलग रखा गया। तो कुछ जाति ऐसी थी जो कि किसी में, ना तो उनको ब्राह्मण में रख सकते थे, ना क्षत्रिय में रख सकते थे, ना वैश्याज में रख सकते थे। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? सोसाइटी विदाउट द वर्णा सिस्टम। अब हम उन सोसाइटीज की, अब हम उन पीपल्स की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे, उन जातीज की बात करेंगे जो इन 4 वर्णों से अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या बताया कि जो लोग जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? निषाद कहा जाता था। इसी निषाद जाति से बिलोंग करते थे एकलव्य। ठीक है, जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कहलाते हैं। मतलब हालांकि उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी, जस्ट उनकी मूर्ति बना करके और डेली जो है वो धनुष चलाने की, तीर चलाने की जो है प्रैक्टिस किया करते थे। और वो माना जाता है कि अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी थे। ठीक है, अगर गुरु द्रोणाचार्य इनका थंब नहीं मांगते तो ये अर्जुन से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दुनिया के धनुर्धारी माने जाते हैं। लेकिन इनकी कमिटमेंट थी, किसी गुरु द्रोणाचार्य की भीष्म पितामह से कमिटमेंट करके आए थे कि मैं अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा। फिर वो उनकी कमिटमेंट झूठी हो जाती। फिर इनका जो है वो टेस्ट भी लिया गया। वो टेस्ट कैसे लिया गया कि तुम जो है वो सामने से एक डॉग जा रहा है, बस उसकी आवाज़ को सुनना है तुम्हें, और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर से आ गई परीक्षा, फिर से आ गया एग्जाम। ये पहले भी था, ये एग्जाम बच्चे पहले भी दिया करते थे। जो गुरु होते थे ना वो उनकी परीक्षा लेते थे। परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, दैट मीन्स कि तुम सक्सेस हो गए हो, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता था। तो ये परीक्षा, ये एग्जाम जो है पहले भी लिया जाते थे। तो इनको टास्क दिया गया कि तुम्हें सामने से डॉग जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें उसके मुंह को भेदना है। सिर्फ उसकी आवाज़ सुन करके, वो बाग कर रहा है, बहुत दूर है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनिए तो मैं देखता हूँ तुम कितने बड़े तीर मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि तुम कितने अच्छे धनुर्धारी हो। तो बस उसकी आवाज़ सुनी और एकलव्य ने लगातार एक के बाद एक 7 तीरों से उस डॉग के मुंह को भेद दिया। और जब वो पास ऑन हो रहा था, ठीक है, ये शायद केस स्टडी आपकी उसमें बुक में भी दी है, जब पास ऑन हो रहा था तो उससे एकदम से सरप्राइज हो गए थे पांडव, और सारे आते हैं। और फिर जब तक तो है गुरु द्रोणाचार्य इनका राइट हैंड का थंब गुरु दक्षिणा में मांग चुके थे। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता था? फॉर एग्जाम्पल द कैटेगरी सच एज द निषाद टू विच एकलव्य बिलोंग। तो एकलव्य कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? निषाद जाति से। सम टाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत, जिनको संस्कृत पढ़नी लिखनी नहीं आती थी उनको भी मलेच्छास बोला गया। उनको क्या बोला गया बच्चे? मलेच्छा बोला गया। एक तो जो सेंट्रल एशिया से आए थे, आउटसाइडर थे, शक रूलर, उनको भी मलेच्छा बोला गया। और जो संस्कृत पढ़नी लिखनी नहीं जानते थे उनको भी मलेच्छा बोला गया। ठीक है, विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क, विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, एमर्जेंस ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो ये किस तरह से वर्ण सिस्टम जो है इमर्ज होता है, ठीक है,
So emergence of the Varna system, the Brahmanas consider some people as being outside system, classified the untouchables. ठीक है, तो कुछ को जो है वो बिल्कुल ही बाहर रखा गया, जिसको कहा गया अनटचेबल्स, यानी कि जो अस्पृश्य जाति के लोग होते थे, जो बहुत ही लो लेवल का काम करते थे, उनको अनटचेबल्स या उनको चांडाल बोला गया। ठीक है, देखो यहां पर क्या बताया गया है, ब्राह्मण कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, वो बिल्कुल ही सिस्टम से परे हैं, वो इन चारों वर्णों से बिल्कुल परे हैं। एज क्लासिफाइड, उनको अनटचेबल्स बोला गया। द मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल, चांडाल की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, उनके लिए मनुस्मृति में उनकी ड्यूटीज को भी मेंशन किया गया। क्या ड्यूटी होगी उनकी? उनकी ड्यूटी ये होगी कि दे हैड टू लीव द आउटसाइड ऑफ द विलेज, बिल्कुल गांव से बाहर रहेंगे। इवन जब भी कभी रेयर ही उनको काम होता था, जब वो गांव में उनको एंटर करना होता था, तो सबसे पहले ना अनाउंसमेंट हो जाती थी, ड्रम बीटिंग होने लग जाती थी जोर जोर से कि भाई वो आ रहे हैं, फटाफट से अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, उनकी परछाई भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। कुछ इस तरह की सोच उस टाइम के लोगों की थी। ठीक है, तो यूज डिस्कार्डेड, वो क्या करते थे कि जो भी घरों में जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स होते थे, जो बर्तन पुराने हो जाते थे, टूटे फूटे हो जाते थे, तो फेंकने वाले होते थे, तो वो वाले यूटेंसिल्स को यूज किया करते थे। उनके जो पुराने कपड़े होते थे वही लोग वो पहनेंगे, नए कपड़ा नहीं पहन सकते थे, ऐसा पहले था। ठीक है, तो ये ड्यूटीज जो है वो किस में लिखी गई थी? मनुस्मृति में। ठीक है, एंड वियर द क्लोथ एंड द डेड एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ द आयरन, और वो सिर्फ जो आयरन के बने ही, लोहे के बने ही ज्वेलरी पहनेंगे। ठीक है, गोल्ड वगैरह ये जो होती थी इसकी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, ऐसा उनकी ये ड्यूटी में लिखा गया था कि तुम्हें इसी को फॉलो करना है। ठीक है, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड द स्टेट। अब इसमें क्या आ जाएगा कि जेंडर एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, किसको राइट होता था अपनी प्रॉपर्टी पर, कौन क्लेम कर सकता था अपने फादर की प्रॉपर्टी पर? बिल्कुल सही, तो हमने पहले पढ़ा था ना कि सन ही क्लेम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, पैटर्नल इस्टेट, पैटर्नल का मतलब होता है फादर की प्रॉपर्टी। ठीक है, पैटर्नल इस्टेट was to divided equally among the son after the death of the parent। अब होता क्या है कि जब फादर की डेथ हो जाती थी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को, अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, अब एक फादर के 4 बेटे हैं और उसको पूरी प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो थोड़ा सा पार्ट ज्यादा जो है वो एल्डर सन को दिया जाएगा क्योंकि वो घर का बड़ा है, उसके पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों के अलावा जो है वो ज्यादा होगी, तो इसको थोड़ा सा रेशो ज्यादा दिया गया। ठीक है, तो स्पेशल शेयर फॉर द एल्डर्स, थोड़ा सा बड़ा देते थे। विमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, विमेन जो थे वो फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती थी। ठीक है, एक रेयर केस आपको ऐसा मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी थी सेकंड की, जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ही वो से मतलब एक ही केस ऐसा मिला जिसको कि लैंड ग्रांट करने का राइट था। बाकी कहीं भी हमें मतलब कहीं भी एविडेंस नहीं मिले कि बेटियों को भी अपनी फादर की प्रॉपर्टी पर कोई राइट होगा, नहीं, सिर्फ प्रभावती गुप्ता का ही वो केस ऐसा देखा गया है। तो वुमेन वर नॉट अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट एज दे रिसीव द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, वर अलाउड टू, तो देखो ये स्त्री धन क्या कहलाता है बच्चे? लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ। अब आप बोलोगे यहां से क्वेश्चन आता है कि ये स्त्री वेल्थ क्या कहलाता है? ये स्त्री वेल्थ क्या होता है बच्चे? ठीक है, ये स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन होता है कि शादी के दौरान लड़की को जो अपने पेरेंट्स की तरफ से जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है, आप उसको डोरी बोल सकते हो, दहेज बोल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो जो भी गिफ्ट मिलते हैं अपने मम्मी पापा की वहां से, तो वो जो उनको मिलते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है, और इस स्त्री धन पर उसके इन-लॉज क्लेम नहीं कर सकते, वो लड़की का खुद का होता है। लड़की अपनी मर्जी से चाहे तो अपने इस स्त्री धन को अपने हस्बैंड को दे सकती है, अपने बच्चों को दे सकती है, अपनी इन-लॉज को दे सकती है, उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हस्बैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है, और इसके पास जितनी भी ज्वेलरी है, इसके पास इसके नाम जितनी भी वो है प्रॉपर्टी है, वो सारी मेरी होनी चाहिए। ये केस लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, तो ये स्त्री धन वो अपनी मर्जी से अगर वो देगी, दैट्स इट, अगर उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया बच्चे? स्त्री धन। नाउ वर्ना एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मदर क्राइटेरियन अपार्ट फ्रॉम द जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। ठीक है,
तो उसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अनदर क्राइटेरिया, एक दूसरा क्राइटेरिया देखा गया है फॉर रेगुलेटिंग द एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। ठीक है, तो उस वेल्थ को भी वर्ण के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। कैसे? द ओनली ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब उनका जो काम है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड वाइल अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मैन द मैन ऑफ द फर्स्ट थ्री वर्णास। अब देखना, अब ये क्या कहता है, बात बहुत ही गहराई में इसमें छिपी हुई है। क्या कह रहा है कि सिर्फ शूद्र को छोड़ करके, शूद्र में मैन और वुमेन दोनों काम कर सकते हैं। मतलब शूद्र का काम क्या होता था? स्लेव्स का, दासों का, दासियों का। तो वो जो शूद्र कैटेगरी के जो बिलोंग करते थे ना, तो उसमें मैन और वुमेन दोनों ही दास दासियों का काम कर सकते थे। ये उनके लिए छूट थी कि तुम दोनों काम कर सकते हो। लेकिन जो ऊपर की तीन कैटेगरी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, इनमें सिर्फ मैन को ही काम करना होता था, वुमेन के लिए इसमें भी काम करना अलाउ नहीं था। अब है ना बिल्कुल हैरानी वाली बात। आज के टाइम में देखोगे, नहीं मैडम ऐसे कैसे हो सकता था? बच्चे पहले ऐसे होता था। अब देखो ब्राह्मण जो है, आपने हर जगह ब्राह्मणों को देखा होगा हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करते हुए। क्या किसी ब्राह्मण की जगह पर कोई ब्राह्मणी गई होगी? मतलब जो फीमेल ब्राह्मण होगी वो गई होगी? नहीं ना। कोई जो ओम भूर्भुवः स्वः करता है, जो भी यज्ञ करता है, क्या कभी आपने किसी पंडिताइन को देखा वहां पर जाकर मंत्र उच्चारण करते हुए? नहीं देखा होगा ना। तो ये पहले था और आज भी आप देख रहे हो कि इस तरह की एक्टिविटी वो नहीं होती है। खास करके ब्राह्मणों की बात करी मैं, तो कोई भी फीमेल जाकर वो हवन यज्ञ नहीं करेगी। ये राइट सिर्फ और सिर्फ मैन को ही होता है। समझ गए? हाँ। तो वाइल अ वैरायटी ऑफ द ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मैन ओनली, यहां पर बताया गया ना सिर्फ मैन के लिए था। ठीक है, अगर बाहर भी अगर किसी के, मान लीजिए वैश्यास में अगर किसी की जमीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है, तो वो मैन ही करेगा, वुमेन नहीं करेगी। ठीक है, अगर कोई क्षत्रिय राजा होगा तो पहले तो यही था कि कोई रानी जो है वो राज्य नहीं कर सकती। पहले, बहुत पहले की बात कर रही हूँ। फिर तो तुमने ये जो बाहुबली वगैरह सब देखी होगी, इसमें तो जो थी वो महारानी एक थी। ठीक है, आज के टाइम में भी आप देख रहे हो क्वीन की जो है वो महारानी है। ठीक है, इंग्लैंड की क्वीन महारानी है, तो वो रूल कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि पहले ऐसा होता था कि वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत हाई स्टेटस नहीं दिया गया था उनको। ठीक है, तो ना तो उनको काम करने का राइट था, सिर्फ उनकी ड्यूटी इतनी होती थी, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें बच्चे संभालने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर? शेयरिंग द वेल्थ and in an alternative scenario to the Varna system, people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उनके पास कितना पैसा है, उनका स्टेटस डिसाइड करता था वो। जैसे कि मान लो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, वाकई में बोलता है ना। तो इसमें बताया गया है कि जिसके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से उसका स्टेटस रखा गया है। चाहे वो लो कैटेगरी का है लेकिन उसके पास पैसा है, तो भाई उसकी पूछ होगी, लोग उसको पूछेंगे, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यार, हमसे भी कभी बात कर लिया करो, ऐसा होगा। लेकिन बच्चे एक और ऊंची कास्ट का है, ब्राह्मण है, कोई भी ऊंची कास्ट का है, उसके पास पैसे नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं उसको। यही रियलिटी है कि नहीं? तो यहां पर बताया गया है कि इन एन ऑल्टरनेटिव सिनेरियो द वर्ना सिस्टम पीपल आइदर क्लेम्ड वर असाइंड स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। देयर वर अदर सिचुएशन, एक अलग सिचुएशन बताई गई है, वेयर मैन हु वर जेनरियस वर रिस्पेक्टेड व्हाइल दोज द मिजरली सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ देमसेल्फ वर डिसलाइक्ड। उनको कोई पसंद नहीं करता था जिनके पास पैसा नहीं होता था, पहले भी और आज भी। गरीब को कोई नहीं पूछता यार, जिसके पास पैसा है, पैसे को दुनिया सलाम करती है ना? रियलिटी है ना ये। गुड। और अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे। क्लियर? हाँ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया जाएगा कि द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशनल रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहता है, द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि ये जो सोशल इनइक्वालिटी फैली हुई है ना, इसकी मेन रूट, इसकी मेन जड़ क्या है? लोगों के डिजायर्स,
लोगों की इच्छाएं, ठीक है, लोगों के पास जितना होगा ना उनको वो चाहिए कि भाई ये तो सही बात है, ये दिल मांगे मोर वाली बात है, जिसके पास जितना होता है उसको और चाहिए होता है, फिर वो भी आ जाता है, फिर उसको और चाहिए होता है, तो इसीलिए कहा जाता है ये दिल मांगे मोर। अब वो दिल मांगे मोर वाली बात क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू द मिथ ऑफ सुत पिटक, अब ये सुत पिटक क्या है, ये क्या बला आ गई, तो बच्चे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के 3 पिटक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो जब मैं बौद्धिज्म वाला लेसन कराऊंगी आपको तो उसमें डिस्क्राइब करूंगी सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक क्या थे। तो इसे बताया गया कि सुत पिटक में एक मिथ है, मिथ का मतलब है कि दंत कथाएं, ठीक है, कहीं सुनी बातें। तो सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है बच्चे। दे सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स इनिशियली हैड नॉट फुल्ली इन्वॉल्व बॉडीली फॉर्म एंड द वर्ल्ड प्लांट्स। देखो, जब तक हमारी ये सोच अच्छी नहीं होगी ना, तब तक जो है हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। अपने आप जो है वो हमारे अंदर से ना, जब तक शांति नहीं होगी ना, हमें अंदर से एक क्या बोलेंगे हम इसको, शांति, संतुष्टि चाहिए कि यार मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जब तक मैं जीऊँ, आराम से जीऊँ, प्रेम से रहूँ, मेरे मतलब मुझसे कोई जो है वो हर्ट ना हो, कुछ इस तरीके से। तो इसे बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, दुखों का कारण है, ये संसार है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक दुख हमारे ऊपर आते रहेंगे। और दुखों का कारण उन्होंने क्या बताया है, दुखों का कारण बताया तृष्णा, मतलब कि डिजायर्स। जिस दिन इंसान की डिजायर्स ने अपने आप को उसमें कंट्रोल कर लिया ना, सामने से बहुत अच्छी, आपको बहुत सुंदर चीज दिखाई देती है, फिर हमारा मन करता है कि काश वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, मन करता है ना, तो वो उस टाइम हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। नहीं यार, मेरे पास जो है वो ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ। तो देयर वॉज द ग्रेजुअल डिट्रॉइटेशन ऑफ दिस स्टेट, ह्यूमन बींग्स बिकेम द इंक्रीजिंगली गिड, और इसी वजह से इंसान लालची बनता जा रहा है। उसके बाद जितना है उसको उतने में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसको और चाहिए। इसमें हम सब लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए हम, और इसी से वो लालच अंदर मन में आता रहता है, ठीक है। So sequently the developed notion kinship based on the human choice with taxes the form payment services the rendered by the king. अब जो ये दास दासियां हैं या जो लेबर का काम करते हैं, उन्होंने अपने ऑनर के वहाँ पर काम किया, जो भी उनका मालिक होता है, फिर बाद में वो जो किंग होता है या जो उसका मास्टर होता है, फिर उसको पेमेंट करता है। तो इस तरीके से देखा ना कि किस सोसाइटी में किस तरह का सिस्टम जो है उस टाइम में फैला हुआ था। तो सबसीक्वेंटली दे डेवलप्ड अ नोशन का मतलब होता है सोच, ऑफ द किनशिप इन फैमिली की सोच, बेस्ड ऑन द ह्यूमन चॉइस विद द टैक्सेस एज फॉर्म अ फॉर्म ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो वो अपने राजा क्या करता था, अब किसी की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हुई, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, या मतलब एक तरह से पहले भी था और आज भी था, टैक्स को लेना होता था, रेवेन्यू टैक्स जो होता था, इसी से गवर्नमेंट की इनकम होती है और गवर्नमेंट उसी को वेलफेयर में लगाती है लोगों के। ये काम पहले भी था और आज भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग टैक्स, हिस्टोरियन एंड द महाभारत, ठीक है। तो अब क्या आएगा कि हिस्टोरियन एग्जामाइन वेदर टैक्स वर रिटन इन प्राकृत। हिस्टोरियन ने एग्जामाइन किया, हिस्टोरियन ने पाया कि जो भी उनको रिटन कंटेंट मिले, जो भी उनको रिटन टेक्स्ट मिले, ठीक है, तो वो प्राकृत में, पाली में, तमिल में, ठीक है, द लैंग्वेज वर, अब ये जो तीनों लैंग्वेज थी ये लोकल लैंग्वेज थी, जो कि जो ये साधारण इंसान जो थे वो बोलते थे, और संस्कृत भी उस टाइम प्रचलन में थी। तो हमें जो सबसे पहले जो हमें टैक्सेस मिले, मतलब रिटर्न जो टैक्स ट्रेडिशन मिले, वो सारे के सारे हमें इन भाषाओं मिले, क्योंकि ये लोगों की लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, लोगों की लोकल लैंग्वेज थी। चलिए अब करते हैं, हम आगे चलते हैं कि लैंग्वेज एंड द कंटेंट। अब ये लैंग्वेज एंड द कंटेंट क्या होता है। लैंग्वेज जो थी, द वर्जन ऑफ द महाभारत इन संस्कृत, संस्कृत कौन से वर्जन में लिखी गई थी, संस्कृत कौन सी भाषा में लिखी गई थी, सॉरी अरे यार, महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में बचे। ऑल दो देयर आर वर्जन इन द अदर लैंग्वेज वेल, सबसे पहले जो लिखी गई थी वो एक टिपिकल संस्कृत में लिखी हुई थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब ये सिर्फ राइट जो है वो ब्राह्मणों को ही था, कि ब्राह्मणों को ही संस्कृत पढ़ने लिखने का राइट होता था, ठीक है। उसके अलावा कोई अदर जाति के लोग जो हैं, या तो फिर वो क्षत्रिय ही, अदर जाति के लोग जो थे, अदर वर्णास के लोग, उसको पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको राइट ही नहीं था। और विमेंस की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो टच करना भी जो है वो अधर्म माना जाता था, ठीक है। तो
ज्यादातर लोग इसको, क्योंकि सारे तो ब्राह्मण नहीं होते थे, फिर वो पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, तो जो संस्कृत पढ़ने लिखने का काम होता था ब्राह्मणों का ही होता था, इसलिए ज्यादातर लोग जो थे वो इसको पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, सो उसके बाद जब ये संस्कृत में महाभारत लिखी गई तो लिखने के बाद फिर बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। जैसे मान लीजिए कि जब मुगल डायनेस्टी के रूलर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो अकबर ने उसको रज़्मनामा के नाम से उसमें फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाया। किसको? महाभारत को। तो महाभारत संस्कृत में थी तो संस्कृत से उन्होंने फारसी भाषा में उसको कन्वर्ट, पर्शियन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करवाया और फिर इसको बोला गया रज़्मनामा। ठीक है, उसको बोला गया रज़्मनामा। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि जो रज़्मनामा थी उसको कंसिडर किया गया रज़्म। ठीक है, रज़्मनामा। रज़्मनामा, तो रज़्मनामा जो थी बच्चे वो महाभारत ही थी। ठीक है, वो महाभारत ही थी और इस महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब इसका नाम रज़्मनामा रखा गया। ठीक है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। क्लियर? हिस्टोरियन यूजुअली क्लासिफाइड द कंटेंट ऑफ द present text in the two board heads. There are the section of the contain two story. अब इस महाभारत में खाली कौरव पांडवों की लड़ाई के बारे में नहीं बताया गया है या महाभारत के युद्ध के बारे में नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें अलग अलग चीजों को भी डिस्क्राइब किया गया। फॉर एग्जाम्पल हर्डर्स लगा लीजिए, मतलब कि जो जंगलों में रहते हैं उनको भी डिफाइन किया गया है, जो अदर कैटेगरीज के लोग थे उनको भी डिफाइन किया गया है, वहाँ के जो लोग कैसे घरों में रहते थे उसको भी डिफाइन, मतलब हर पहलू से इसमें वाकिफ कराया गया है सोसाइटी को उस टाइम में। ठीक है, तो नरेटिव एज द सेक्शन। अब यहाँ पर देखना, देयर आर सेक्शंस ऑफ द कंटेन द स्टोरी। देखो यहाँ पर दो चीज होती है, एक तो वो होता है कि स्टोरी बताता है और कोई दूसरा लिखता है। तो जब इस महाभारत को लिखा गया था तो कोई और बोल रहा था और कोई और लिख रहा था। किसने लिखी महाभारत? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएंगे महाभारत किसने लिखी थी। सो महाभारत रिटन बाय डैश, तो वो डैश में आपको फिल करना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे। ठीक है, महाभारत किसने लिखी थी। सो देयर आर द टू सेक्शन कंटेन द स्टोरी डेजिग्नेटेड एज द नरेटिव। तो एक तो नरेट करता है, बोलता है, दूसरा क्या करता है? दूसरा सेक्शंस होता है। ठीक है, जो उसको लिखने का काम करता है। कंटेन द प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड दैट इज डिडक्टेड। ठीक है, अब ये जो डिडक्टिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप ये सोच सकते हो कि सारी चीजों का एक जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ये होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, मुझे आपको दो चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है। एक तो महाभारत किसने लिखी और दूसरा ये बताना है कि महाभारत को लिखने वाले कौन थे। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट कंटेन द प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म। तो देखो, जो सामाजिक नियम जो बनाता है बच्चे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिडक्टिक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? डिडक्टिक। अब इस महाभारत में सोशल नॉर्म्स भी तो बने होंगे ना, सोशल नॉर्म्स भी तो बने होंगे जो वहां की सोसाइटी में फॉलो किए जाते थे। क्लियर है? तो उसको कहा जाता है डिडक्टिक, मतलब जो सोशल नॉर्म्स वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं ऑथर्स एंड द डिबेट्स। तो इस ऑथर्स एंड डिबेट्स में हम लोग क्या करेंगे? ऑथर्स एंड डिबेट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय, ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द चैरियटर बार्ड known as the Sutas, who generally accompanied the Kshatriya warriors. जब ये महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो वहां पर एक चैरियटर होगा, रथ चलाने वाला। ठीक है, समझ गए ना मैं बात किसकी कह रही हूं? जैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। ऐसे ही उधर से भी कोई ना कोई सारथी होगा। तो बच्चे वो लाइव देख रहा था सब कुछ, हालांकि वो लड़ नहीं रहा था, उसका काम तो था सिर्फ
चैरियट करना मतलब रथ चलाने का काम था। तो द ओरिजिनल स्टोरी, तो उसने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा, फिर उन्होंने किसी को बताया होगा, तब जाकर वो एक्चुअल में जो सीन उसने देखा वही तो उसने नरेट किया होगा और वही लिखवाया होगा। तो क्या कहते हैं, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली, अब ये यहां पर ऐसे करना है, ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज बाय द चैरियटर बार्ड। उसको क्या कहा था, चैरियटर बार्ड को क्या कहा जाता है, सुतास कहा जाता है, सुत कहा जाता है, ठीक है। हु जनरली अकम्पेज द क्षत्रिय वॉरियर्स, और ये क्षत्रिय वॉरियर्स थे, ठीक है। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। तो when the emergence of the chiefdoms such as the Kuru and Panchal Brahmanas took over, the story began to committed to the writing। फिर बाद में क्या हुआ कि कुरु और पांचाल और ब्राह्मण इन्होंने इसका चार्ज अपने हाथ में लिया और फिर इस पर कमिटमेंट किया कि हम इसको लिखने का काम करेंगे। इन द नेक्स्ट फेज, दूसरे फेज में क्या होता है, ये तो इसका फर्स्ट फेज था। दूसरे फेज में 200 BCE to 200 CE, the growing importance worship Lord Vishnu led to the identification of Lord Krishna, one who important figure in this epic। तो हमें भी पता है कि इस पूरे महाभारत में श्री कृष्ण का क्या रोल था, जो कि किसकी फॉर्म थी, विष्णु जी की, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एपिक, इस ग्रंथ का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कैरेक्टर था वो श्री कृष्ण का था, ठीक है। विद हिम सब्सीक्वेंटली बिटवीन द 200 to 400 CE लार्ज डिक्टैक्टिक सेक्शन रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वाज एडिड, और फिर बाद में इसको जितने भी नियम्स वगैरह बने हुए थे, रूल्स बनाए गए थे, वो सारे बाद में मनुस्मृति में ऐड किए गए। तो कहाँ से उन्होंने आइडियाज लिए, महाभारत से, जब इसको कंपोज किया गया था, ठीक है। हाँ, तो वैसे तो पता है मुझे कि तुम लोग आंसर कर दोगे और आंसर में क्या लिखने वाले हो मुझे ये भी पता है, लेकिन बच्चे ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, तो इसको भी आपको नहीं करना। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है तो आप उसमें लिख दोगे चैरियटर बार्डर को किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं सुतास के नाम से, ठीक है। कुछ ऐसा भी माना जाता है कि इसको जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, गणेश जी इसको नरेट कर रहे थे तो उन्होंने लिखा था, कुछ ऐसे भी बताया गया है। तो खैर जो भी है, हमें तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। हाँ, तो सर्च ऑफ द कन्वर्जेंस नेक्स्ट आता है कि द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक, ठीक है। महाभारत जैसे मेजर एपिक, मेजर ग्रंथों को कंटेन द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसमें क्या क्या चीजों के बारे में वर्णन किया गया है महाभारत में, सुनना। इसमें बताया गया बैटल, इसमें बताया गया है फॉरेस्ट के बारे में, प्लेसेस एंड द सेटलमेंट, सारी चीजों के बारे में उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। 1951 और 52 में क्या किया गया था, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था बीबी लाल, इन्होंने हस्तिनापुर की खोज की थी। देखो, बीबी लाल एंड द एग्जिबिटेड द साइट एट द विलेज नेम जिसका नाम था हस्तिनापुर, और ये कहां पर है बच्चे, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था CUT 2022 में। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं बताती हूँ कि 1951-52 में क्या किया गया था, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था बीबी लाल, तो इन्होंने एक गांव की खोज की, उस गांव का नाम था हस्तिनापुर, और ये गांव कहां पर है, विलेज कहां पर है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में। बीबी लाल को जो मिला वहां पर एविडेंस ऑफ द फाइन ऑक्यूपेशन लेवल, बट ही ऑक्यूपेशन लेवल से तो ठीक है, उनको काफी सारे एविडेंस मिले, बट ही डिस्क्राइब्ड ओनली द सेकंड एंड द थर्ड लेवल। जो पहले के टाइम के जो सेटलमेंट थे, जो महाभारत के टाइम के थे, अब वो इतने सालों के बाद टूट फूट गए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, तो वहां के पहले फर्स्ट वाले तो एविडेंस बिल्कुल नहीं मिले। उसके बाद से लोगों ने उसको जब रिकंस्ट्रक्ट करके लोग घरों में रहने लगे, एक तो उसके थोड़े बहुत एविडेंस मिले, और तो थर्ड फेज जो आता है वहां से मिलने लगे, ठीक है। तो उनको ये चीजें मिली, फर्स्ट ना मिलके उसको सेकेंड और थर्ड लेवल के उनको एविडेंस मिले। दीज लेवल वर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेस, और ये जो लेवल्स थे, ये जो उनको एविडेंस मिले, वो वहां के घरों के बारे में एविडेंस मिले थे, ठीक है। नाउ डायनामिक टेक्स्ट ऑफ द महाभारत, तो इस तरीके की महाभारत जो कि संस्कृत में देखो ऐसे लिखी गई थी। अभी हम इसको पढ़े ना तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। जो आज की संस्कृत हम पढ़ते हैं ना, जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वो तो बहुत ईजी है बच्चे। ये पहले वाली संस्कृत बहुत टिपिकल होती थी, ठीक है। हाँ, तो महाभारत कैन बी कंसिडर एज द डायनामिक टेक्स्ट, महाभारत को एक डायनामिक टेक्स्ट के बारे में भी, मतलब उसमें उसके लिए भी बोला जाता है। It is being written over a span of time and growth. The Mahabharata did not stop with the Sanskrit version. जब इसको लिखा गया था तो संस्कृत में लिखा गया था, फिर इसको अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि ये एक बहुत ही एक
कैची सा एपिक था, तो जो भी रीडर इसको पढ़ता था तो इससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहता था। फिर जैसे जैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने अपनी अपनी लोकल भाषाओं में इसको कन्वर्ट करने का काम किया। ठीक है, तो द ओवर द सेंचुरीज मेनी वर्जन एपिक वर रिटन इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज द गोइंग प्रोसेस दैट द कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्सेस। फिर अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों ने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट किया था। टाइम निकल जाए और फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़े, फिर कहोगे कि अब पछताए क्या, होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको वो वाली सिचुएशन नहीं फेस करनी है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, और हाँ, एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।